नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं चुनाव इस हफ्ते। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर इस हफ्ते आपकी छूट गई हो तो आपको देखना है अमर उजाला और हर मंगलवार को देखना है चुनाव इस हफ्ते, जहां पूरे हफ्ते का राउंड अप लेकर हम पॉलिटिकल राउंड अप के रूप में चुनाव इस हफ्ते लेकर आते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर रही प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन, वो भी तीसरी बार, वो भी बनारस से। पीएम मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एनडीए के सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि आज काशी में हमारे मूल्यवान एनडीए सहयोगियों की उपस्थिति से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। हम आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन दाखिल करने से पहले काशीवासियों से मुलाकात की, बड़ा रोड शो किया, काशीवासियों का धन्यवाद किया। जनता के आशीर्वाद के बिना दशक में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल नहीं होती, ये बात कहते वो दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम तेजी से, गति से काम करेंगे। नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो पोस्ट थी वो भी खूब वायरल होती रही। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में आप सबसे जो अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं निरंतर सेवा भाव और पूरे संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित रहूंगा। आपके भरपूर समर्थन, सहभागिता में मैंने अपने तीसरे टर्म में नई ऊर्जा शक्ति के साथ यहाँ का चौतरफा विकास किया है। जय बाबा विश्वनाथ भव्य बनाने की बीजेपी की तैयारी, ये बात वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहते हुए दिखाई पड़े। हालांकि मौका था प्रधानमंत्री के नामांकन का, इसे बीजेपी ने जमकर भुनाया, भव्य दिव्य तरीके से इसे दिखाया और विपक्ष ने ये मुद्दा जमकर उठाया। इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन दाखिल करना, रोड शो करना, वाराणसी जाना, तमाम सांसदों का, तमाम मुख्यमंत्रियों का वहां उपस्थित रहना और बीजेपी का इस नामांकन दाखिल करने का जो पूरा कार्यक्रम था उसे भव्य दिव्य बनाना चर्चा का विषय रहा। कई लोगों ने तो यह भी कहा कि हो सकता हो प्रधानमंत्री मोदी का ये आखिरी चुनाव हो, इसलिए बीजेपी इस नामांकन कार्यक्रम को इतना दिव्य भव्य बना रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने इस हफ्ते जमकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। चुनावी मौसम में अक्सर ही वो करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस बार नामांकन दाखिल करने के साथ इस हफ्ते उनकी चर्चा खूब होती रही। इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। चौथे चरण का मतदान निपट गया। सोमवार को ये मतदान हुआ था। 6 बजे तक सोमवार को ये वोटिंग हुई और चौथे चरण में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना सहित 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर वोट पड़े। पहले और दूसरे चरण की तुलना में चौथा चरण थोड़ा राहत देता गया। तीसरे चौथे चरण से मामला कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। वोटिंग के लिहाज से अगर देखें तो अब तक 2024 के 4 चरणों में 389 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हो चुकी है। वोटों की गिनती 4 जून को होनी है, आप सब जानते हैं। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े ये कहते हैं कि 62.84% का मतदान अभी तक हुआ है इस फेज में और उत्तर प्रदेश में 2019 की तुलना में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। पश्चिम बंगाल हमेशा से अधिक मतदान के लिए पहले दूसरे चरण में भी काउंट हुआ था और चौथे चरण में भी दिखाई पड़ता है। चुनाव आयोग की ओर से जो डेटा जारी हुआ उसमें यह रहा कि 5 बजे तक सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में लगभग 76% की वोटिंग थी। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति कमोवेश दिखाई पड़ी। हालांकि आंकड़ा बहुत 70 के आसपास नहीं पहुंच पाया दूसरे राज्यों में। 28 सीटों के लिए ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों के लिए भी वोटिंग हुई यहाँ पर। चौथे चरण के चुनाव में जो प्रमुख उम्मीदवार रहे उनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। कई सारे ऐसे बहुत नाम रहे जो कि इस हफ्ते चर्चा का विषय रहे और चूंकि चौथे चरण की वोटिंग हो रही थी तो इस चौथे चरण की वोटिंग के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण फेज था, क्योंकि अब लगभग आधा चुनाव निपट गया है और अगर आप देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण की लगभग सभी सीटें निपटती हुई नजर आती हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट था। इस फेज में पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरफ भी वोट पड़ा हो वो तय हो चुका है राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन से कि वो तय हो चुका है कि किस तरफ वोटर गया और किसकी पार्टी बनी। अब सिर्फ 3 फेज रह गए हैं, इन 3 फेजों का इंतजार है। लेकिन इस हफ्ते चौथे चरण का ये जो चुनाव था ये हफ्ते भर चर्चा का विषय रहा और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। चुनावी मौसम है और चौथे चरण के मतदान प्रतिशत ने पॉलिटिकल पार्टीज की थोड़ी सी समस्या जरूर बढ़ाई, लेकिन हाँ, पहले और दूसरे चरण की तुलना में तीसरे और चौथे चरण ने राहत की खबर दी है, इसलिए इसकी चर्चा लाजमी है।
इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर तीसरे बड़े चेहरे की बात करें जिसने खूब सुर्खियां बटोरी और वो थी सीएम अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलना और आम आदमी पार्टी का जोश हाई होना। पार्टी के नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताया। पार्टी के नेता आतिशी कहने लगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्य की, लोकतंत्र की, संविधान की जीत हुई है। देश में कभी संविधान और लोकतंत्र खतरे में आया हो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर लोकतंत्र की रक्षा करने में कोर्ट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं अगर देखा जाए तो केजरीवाल के बाहर आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। 360 डिग्री का टर्न जो है खास तौर से दिल्ली और पंजाब की सियासत में देखने को मिल रहा है। कहा यह भी गया कि बीजेपी अलर्ट मोड पर चली गई है। माना यह भी गया कि सीएम केजरीवाल के चुनाव प्रचार की कमान संभालते ही जो पॉलिटिक्स है वो खासतौर से दिल्ली और पंजाब की वो आक्रामक होती नजर आएगी। उसकी काट के लिए बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, चुनाव रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो बीजेपी ने भी अपने प्लान में चेंज करते हुए दिखाई हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से कह लीजिए उनकी बेल पर वापसी ने पार्टी को भी बड़ी राहत दी है, जिसकी भी खूब चर्चा होती दिखाई पड़ी। कहा यह गया कि फ्रंटलाइन के जो नेता हैं वो सभी अगर काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे तो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा पड़ेगा। आपने देखा बीच में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव की कमान संभालती नजर आ रही थी, लेकिन बहुत रिस्पॉन्स वैसा नहीं दिखाई पड़ रहा था। इस बीच अरविंद केजरीवाल का बाहर आना निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर देता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, और बीजेपी के लिए यह थोड़ा सा इसलिए भी परेशान करने वाला होगा क्योंकि खासतौर से दिल्ली और पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव यहां नजर आती है। लेकिन कई बीजेपी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल की जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली में चुनाव दिलचस्प होगा। अभी तक दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां मंद पड़ी थी, लेकिन अब तेज होती दिखाई पड़ेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे। दोनों पार्टियों में चुनाव को लेकर कोई तालमेल नहीं नजर आ रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब ऐसा लगता है कि चुनावी सरगर्मी तेज है और दिल्ली और पंजाब का इस गर्मी में पारा सियासी तौर पर भी चढ़ता दिख रहा है। इस हफ्ते की अरविंद केजरीवाल की रिहाई की बड़ी खबर चुनाव इस हफ्ते में हमने इसीलिए शामिल की। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर ने खूब चौंकाया। यह खबर आई बीएसपी के खेमे से। सीतापुर में भड़काऊ भाषण देना बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को भारी पड़ गया। मायावती ने दोनों ही अहम जिम्मेदारियां यानी उत्तराधिकारी पद से भी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी आकाश आनंद को हटा दिया। इसकी वजह उनका अपरिपक्व होना बताया गया, इमैच्योर होना बताया गया। आपको बता दें आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान बीजेपी नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की थी, उन्हें जूते मारने जैसी बात कही थी। इससे पहले भी ऐसे कई सारे मामले आए जहां आकाश आनंद अपने बड़बोलेपन में बीएसपी और मायावती की किरकिरी करते दिखाई पड़ रहे थे। अब बीएसपी या मायावती ये कभी नहीं चाहेंगी कि आकाश आनंद जो बातें कह रहे हैं उसका पूरा पर्चा पार्टी और बीएसपी सुप्रीमो पर फटता दिखाई पड़े। आकाश आनंद के भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कई जगह मुकदमे भी दर्ज हुए थे। इसके बाद पार्टी के 3 प्रत्याशी भी नामजद किए गए। बीएसपी सुप्रीमो ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और आकाश आनंद को रैलियों का आयोजन करने के लिए रोक दिया। इसके बावजूद वो दिल्ली में पार्टी समर्थकों और छात्रों शिक्षकों के साथ संपर्क साधते भी दिखाई पड़े, विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेते नजर आए। उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी दोनों ही जगहों से, दोनों ही जिम्मेदारियों से आकाश को हटा दिया, ये कहकर कि वो अभी इमैच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में तो थोड़ी हलचल मचा दी। इसके साथ ही आईएनडीआईए गठबंधन में भी हलचल मची, क्योंकि लगातार आईएनडीआईए गठबंधन इस बात पर काम कर रही थी कि हो सकता हो अगर जरूरत हो तो मायावती उनके साथ नजर आए। लेकिन तब जब आकाश आनंद लगातार हमलावर थे बीजेपी के नेताओं पर और लगातार हमलावर थे केंद्र की सरकार पर, उसके बावजूद उनको हटाना बीएसपी का ये बड़ा एक्शन, मायावती का एक बड़ा एक्शन आईएनडीआईए गठबंधन के लिहाज से भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। ये खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी, लेकिन निश्चित तौर पर देश भर में इसकी चर्चा हुई। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी और वो थी नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी की जुबानी बहस। देश में इन दिनों चुनावी मौसम है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाला कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी घमासान मच गया। वार पलटवार का दौर पूरे हफ्ते जारी रहा। एक दिन पहले एआईएमआईएम के प्रमुख
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई को तोप बताया। उसके बाद बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने ओवैसी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हैदराबाद आ रही हूं, रोक कर दिखाओ। ये पूरा मामला दरअसल शुरू कहां से हुआ था आपको बता दें। बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने कहा एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई को कि बड़े और छोटे, इस तरीके से उन्होंने संबोधित किया। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। नवनीत राणा ने बिना नाम लिए कहा कि छोटा भाई बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाते हैं हम क्या करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूं कि छोटे भाई साहब, आपको 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, और 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े पता नहीं चलेगा कि वो कहां आए और कहां गए। इसका वीडियो नवनीत राणा ने सोशल मीडिया के अपने हैंडल पर जारी किया और ओवैसी दोनों भाइयों को, ओवैसी बंधुओं को टैग कर दिया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जमकर नवनीत राणा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि रोक कर रखा हूं छोटे को। अगर छोटे की बात है तो जिस दिन छोटे किसी के बाप से नहीं डरता, सिर्फ वो मेरे कहने से रुका हुआ है, ये सारी बातें वो कहते नजर आए। और उसके बाद नवनीत राणा ने फिर उन पर हमला बोला, ये बोलते हुए कि हैदराबाद आ रही हूं, रोक कर दिखाइए। ये जो इनके बीच की जुबानी जंग थी, इस हफ्ते चर्चा का विषय बनी, राजनीति का केंद्र बनी। इसी हफ्ते चौथे चरण में हैदराबाद में चुनाव भी था, जहां पे माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच मुकाबला था। इसी हैदराबाद के चुनाव के लिए माधवी लता के समर्थन में नवनीत राणा प्रचार करने पहुंची थी, जहां से ये पूरा मामला शुरू होता है। और इस हफ्ते इन दोनों की जुबानी जंग, जुबानी बहस, वार पलटवार, चुनाव इस हफ्ते की बड़ी खबरों में शामिल हुआ। फिलहाल इसी खबर के साथ चुनाव इस हफ्ते में बस इतना ही। आप सब अपना खूब ख्याल रखिए और चुनाव के लिए देखते रहिए सिर्फ अमर उजाला, क्योंकि चुनाव मतलब सिर्फ अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।